जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या हाईली इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आप मार्क करो दिस वन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप और आइसोबार के बीच में डिफरेंस आपने पीछे ये भी पूछा जा सकता है कि जो यह यूरेनियम होता है, यूरेनियम आइसोटोप होता है जो एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में काम किया जाता है। फिर आइसोटोप जो होता है कोबाल्ट होता है जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपके सामने इस तरह का आइसोटोप की बात आती है तो आइसोटोप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे। तो इस हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोग का ये पार्ट 3 है क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 साइंस का ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप 9th क्लास में हो, अगर आप सीबीएसई से हो या दिल्ली के किसी एफिलेटेड स्कूल से हो, ऑल इंडिया कहीं पे भी हो जहाँ पे आपका एनसीईआरटी बुक चलती है, जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक चलती है, अगर आप प्राइवेट के हो गवर्नमेंट के हो तो भाई ये रामबाण है आपके लिए ये वीडियो। और इससे पहले जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं भैया देखना मत भूलना, क्योंकि वही आपको पेपर में जिंदा रख सकता है। सच बता रहा हूँ मैं, आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा और साथ साथ में जिस तरह से मैथ्स के होते जाएंगे मैं वो भी करवा दूंगा। बस एक बार आप लोग ये बता देना, बस कमेंट सेक्शन में आप प्राइवेट स्कूल के हो या गवर्नमेंट स्कूल के, बस स्कूल नेम बता देना, उसी हिसाब से फिल्टर करके मैं उस क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स में कन्वर्ट करके वो मैं आपको करवा दूंगा। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं मैं? तो ये सारी चीजें आपके पास है। ये चैप्टर नंबर 4 आपका साइंस होगा जो इससे पहले सारे करवा दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि उसमें फिल्टर करने में टाइम लगेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 और 5 आपको इस सेशन में मिल जाएगा। तो दिल थाम के बैठना और पूरा डंका बजा देना इस बार, और 10वीं में आ जाओ फिर तो तुम्हारा भाई है ही। समझ रहे हो? तो तांडव होगा भाई साहब 10th में 2023 और 24 वाले सेशन में। समझ रहे हो? यस या नो? चलो अब चलने दो फटाफट से इस सेशन को। देखो मेरे बच्चे, आप लोग ना 2 चीज ध्यान रखना। ये चैप्टर नंबर 4 आपका जो कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, मतलब कि परमाणु का संरचना, इसमें सबसे पहले पॉइंट याद रखना है आपको कि जो 9th क्लास में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या है। आपको 2 चीज याद रखना, एक तो आपको इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये 1 नंबर में आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और जो कैथोड रे होता है, जो इसकी चार्ज होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, जो इसका चार्ज होता है ये होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। समझ रहे हो? ये चार्ज बोल सकते हैं, यहाँ पे माइनस में होता है। फिर इसका जो मास होता है, मास कभी पूछा नहीं जाता लेकिन चार्ज पूछा जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टेन ने की थी। यहाँ पे देखो गोल्डस्टेन ने डिस्कवर की थी। वैसे जो इसके बारे में बताया था, किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक भाई, रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जैडविक ने डिस्कवर किया था, और अल्फा जो पार्टिकल्स था लाइटर एलिमेंट बताया गया था। और ये कैसा था? ये न्यूट्रल था, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, और ये नेगेटिव चार्ज था। तो इतनी बात आपको पता होगी। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से आप याद करोगे। ये याद रखना, ईंट पर नाच, याद रखो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ई से क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टी से क्या होगा तुम्हारा? थॉमसन, ठीक भाई, थॉमसन। तो ये याद रहेगा यहाँ पे। तो ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और टी से क्या होगा तुम्हारा? थॉमसन। तो ये याद रखना। पी से क्या होगा तुम्हारा? प्रोटॉन, आर से क्या होगा तुम्हारा? रदरफोर्ड, ठीक है भाई। यहाँ से एन से क्या होगा? न्यूट्रॉन, और सी से चौसे क्या होगा? जैडविक। तो ये याद रखना आप। ट्रिक है, ये छोटा सा ट्रिक है, मैंने ऐसे बना रखा है, ईंट पर नाच। तो आप लोग याद रखना, इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, यहाँ पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है, और सी से जैडविक होती है। जो कि आपको सारी चीज़ पता चल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं आगे, क्या कंडीशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। देखो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, थॉमसन की एटॉमिक मॉडल, जो एटॉमिक मॉडल था वो, रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल, और एक था बोहर्स की एटॉमिक मॉडल, जो कि इसने एक सेल के बारे में बताया था कि जो ये न्यूक्लियस होता है, पहला सेल होता है, मतलब कि N1 हो गया ये आपके पास में, फिर इक्वल्स टू लगा देना यहाँ N1, फिर ये हो गया आपके पास N2। इस तरह से सेल चलते रहते हैं। आउटर मोस्ट सेल कितने? 8 होते हैं। तो ये बोहर वाला नियम था।
तो वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। भाई इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% मैं बता रहा हूँ श्योरिटी के साथ। आपको जो जो क्वेश्चन बता देता हूँ बस वो क्वेश्चन करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे बात यहाँ पे? तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, इसमें से सिर्फ आपको ये वाला पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? उसके बाद में एटम्स की बात करते हैं। एटम्स में दो चीज़ें बता दूंगा आपको, जो कि ये आइसोटॉप और एक होगा आइसोबार। इसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 100% हमेशा CBSE या NCERT बुक, अगर मान लो आपके पेपर में यहाँ पे अगर NCERT बुक फॉलो होती है तो आपके सामने ये दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। और प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो, इसमें भी पूछा है कि भाई आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, तो आप बोलो तो मैं इसका भी ट्रिक बता दूं क्या होता है ये। समझ गए भाई? तो अगला देखो क्या होता है। आपने देखा एटम्स के अंदर में ये नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, याद रखना ये एटॉमिक नंबर है। जैसे सपोज करो ये सोडियम है सोडियम कितना 11 है, ये कितना 23 है। ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारे पास होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। और ये 23 क्या है? ये है तुम्हारे पास एटॉमिक मास। क्या है मेरे बच्चे? एटॉमिक मास। ये बात समझ गए यहाँ पे? तो ये सोडियम हो गया, ये एटॉमिक मास 11 हो गया। उसके बाद ये जो होता है यहाँ पे आइसोटॉप होता है सेम एट जो एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। सपोज करो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, सेम क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे एलिमेंट भी डिफरेंट होता है। तो आइसोटॉप जो होता है, याद रखो, जो ये आइसोटॉप होता है सेम इसके एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर यू से दिखाते हैं सेम होते हैं, और जो मास होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। आइसोबार में क्या होता है? सेम एटॉमिक मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो अगला पॉइंट में जब क्वेश्चन आता है तो मैं वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी कर देता हूँ इस चीज को। देखो भाई यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, क्या कहते हैं यहाँ पे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बाय J.J. थॉमसन। इसने बताया था कि थॉमसन एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसके बारे में बताया था फैक्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि J.J. थॉमसन जो थे इन्होंने कैथोड रे के बारे में बताया था और इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे है। भाई यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो भैया बिल्कुल भी आप मिस मत करो, सारी चीज़ों को समझते जाओ किस तरह से होगा। क्योंकि चार्ज इसने बता दिया था -1.6 मल्टीप्लाई -19 C से कूलम होता है, जो आप 10th में पढ़ोगे अच्छे से इसके बाद। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 kg था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद एनोड रे, और ये कैनाल रे भी बोलते थे इसे, बाय गोल्डस्टीन ने इसे बताया था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सबोन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें बताई थी। तो ये एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको पता है 3 पर्सन थे, ये याद रख लो। एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल के बारे में इन सबों ने बताया था। पहला का जो मतलब कि थॉमसन मॉडल्स एटॉमिक था, रदरफोर्ड था, एक बोहर था। ये बात समझ गए यहाँ पे? तो ये थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में क्या था ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन्होंने इस चीज को बताया था कि भाई देखो, जो ये थॉमसन के एटॉमिक मॉडल था, कह रहा दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। तो अगर आप एक चीज याद रखना, कभी आपसे बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है, अगर 1 नंबर के एमसीक्यू में ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि वाटरमेलन मॉडल किसे कहते हैं, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्या आपको समझ आ रही है? यहां से एमसीक्यू भी हमें फिल्टर करके चलना होगा, समझ रहे हो? कह रहा दिस मॉडल थॉमसन predicated the presence of electron inside पॉजिटिव स्फीयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। तो आप ये भी चीज याद रखना कि जो बोहर था, जो थॉमसन था, यहाँ पे ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, इसके अंदर जो वाटरमेलन था, सपोज करो ये वाटरमेलन है आपके सामने, ये एक क्या था? पॉजिटिव स्फीयर है, और जो नेगेटिव है ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। और इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में हमारे ये कह सकते हो, ये हमारे बड़े बड़े फूफा थे जिन्होंने हमारे ऊपर टेंशन छोड़ दिया। ये तो निपट गए, लेकिन टेंशन क्या है? आप पे और हम
पे है, फिर भी झेल लेंगे क्योंकि वी आर चैंपियन। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे हम समझ रहे हैं ना भैया, हम एसएसपी मेंबर हैं, हम हार नहीं मानते किसी चीज़ से, चाहे रात को 4 बजे रिकॉर्ड करनी पड़ जाए या 3 बजे। समझ गए? और भैया ये इंपॉर्टेंट मॉडल मान लो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था यहाँ पे अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं बात को? जिसे इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर में बनाया था। तो ये आगे हम देखेंगे कि इस तरह से कैसे इन्होंने किया। अब देखो यहाँ से, ये अल्फा छोड़ो, यहाँ से आपको एनसीईआरटी इस वाली को देखो, ये जो पॉइंट है आप एनसीईआरटी बुक में, ये जो है आपके एनसीईआरटी वाली बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसे एनसीईआरटी बुक से करें। समझ रहे हो बात को? इसे एनसीईआरटी बुक से करें, वहीं से 100% आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कम दिया है। क्योंकि इसने जो अपने जो मॉडल्स के बारे में बताया था, उन्होंने कहा था जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट से सपोज करो यहाँ पे टकरा जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है न्यूक्लियस से, जो नहीं टकराते कंप्लीट रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट मतलब नो रिफ्लेक्शन होता है, कंप्लीट बाहर चला जाता है। तो इसमें जब भी तो कह रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपके सामने। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना, रदरफोर्ड एक्सकैटरिंग जो एक्सकैटर एक्सपेरिमेंट था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वाइब करके जाना। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जल्दी जल्दी से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। आप देख रहे हो, मतलब कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है ड्रॉबैक, मतलब ध्यान से सुनना ड्रॉबैक क्या था। यहाँ से आपके डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम के साथ साथ में आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है, और नेल बोर का डायग्राम को याद थोड़ा बहुत कंसेप्ट रखना है। लेकिन आपको यहाँ पे रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरे बच्चे? ध्यान सुनो, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो बीच वाला सेल होता है वो न्यूक्लियस होता है, पहली लेयर मतलब कि पहला लेयर जो पहले बता रहा था मैं, पहला सेल होता है, ये दूसरा सेल होता है, ये तीसरा सेल होता है, ये चौथा सेल होता है। ये एनर्जी लेवल को बताता है कि जो एटॉमिक बोर नियम था, बीच में ये पॉइंट आपको पता चल गया। बीच वाले जो पॉइंट से कोई मतलब था नहीं। आपको यहाँ से आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, 2n²। तो हमें पहले पता था कि ये पहले जो सेल है, ये पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले सेल में 2 आएंगे, क्योंकि हमें पता है 2n² था। तो n का पहला वैल्यू क्या है, तो 2 है, n की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2। तो मतलब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। इसी पे आप 2n² पे यहाँ पे n की वैल्यू डालो 2, तो 2 डालोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 4 2 जा 8। तो इस पे कितना हो जाएगा आपके सामने, 3 4, इस तरह से 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज याद रखना, जितने भी ऑटोमोस्ट सेल होते हैं उनके लास्ट में हमेशा कितने होते हैं, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 8 होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके हाईएस्ट 8 होते हैं। समझ आ गया? यहाँ पे देखो एटॉमिक मास, इसके बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमें पता था। जैसे मान लो मैंने आपको इसका बता दिया, यहाँ पे एल्युमिनियम को बता दिया, तो 13 इसके एटॉमिक नंबर है, और मास कितने हैं, 27 है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे तो एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं एल्युमिनियम के, ये 13 होते हैं। और हमेशा एटॉमिक नंबर के अंदर में हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। और एटॉमिक मास होता है जिसका नाम 27 है, इसके अंदर में जब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम आपको पता है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर है ये 13 है, और ये कितना 27 है। ये जो है आपका Z, ये आपका एटॉमिक नंबर है। क्या है भाई, ये एटॉमिक नंबर है। इसके अंदर में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो है ये आपका यहाँ पे एटॉमिक, ये आपका क्या है, एटॉमिक मास है। क्या यहाँ पे एटॉमिक मास है, जिसके अंदर में आपके दोनों चीज प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और नीचे वाले में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन। अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो भाई ये आराम से निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ो भी, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एटॉमिक मास में, मैं चाहता हूँ एटॉमिक मास में जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की वैल्यू बताओ, तो आप सीधा देखो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन नीचे वाले में 13 है, तो 27 में 13 ऑलरेडी मिक्स है, ये n अब बराबर में 27, तो ये हमें पता चलेगा कितना है, 14 है। समझ रहे हो? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूले पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
समझ गए भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ पे देख लो सीधा कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि मान लो यहाँ पे कैल्शियम दे रखा है, यहाँ पे आपके पास 17 है, ये 35 है। आपको बताया कि जो 17 है इसके अंदर में हमारे पास क्या प्रोटॉन गिवन है। अगर मान लो मुझे यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मान लो क्या निकालना था इसका कि सिंस न्यूट्रॉन निकालना था, क्या निकालना था यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ऊपर वाला क्या निकल गया यहाँ पे, देखो 35 हमने बराबर रखा क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 35 ये किसके बराबर आया है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों आया है। 35 इसमें मिक्स है। अब प्रोटॉन हमेशा 17 है, कितना है 17 प्लस में n है, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन जो एटॉमिक जो यहाँ पे सोडियम मैंने बताया था आपको जैसे 11 था, तो ये क्या है हमारे Z नंबर है। और नंबर के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। तो इसको इसमें से घटा दो तो आपको 35 में से यहाँ पे 17 को माइनस कर दो, आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस को मिस मत करना, ठीक है। और आगे ये सेल वाले तो पता ही होगा, जैसे मान लो यहाँ पे के है, आपको पता है जैसे ये पोटेशियम है, पोटेशियम कैसे बनता है। अगर सपोज करो पोटेशियम की वैल्यू को देखो, ये 10, 18, 19 है, पोटेशियम का यहाँ पे कितने हैं 19 है। तो हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन करके तोड़ना होता है, कौन कितने सेल में आता है। पहले सेल में 2 आता है, फिर हमें 8 आता है, फिर हम एक बार और 8 ले सकते हैं, 2, 8, 10, 8, 18, कितने बच गया 1। ये हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी होती है। क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो ये भी चीज़ याद रखना। ये किस तरह के एग्जाम्पल से दे रखे थे, यहाँ पे देखो कि एलिमेंट सेल ये दे रखा था, तो ये एक याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना। जो इन्होंने स्कीम बताई थी ना कि स्कीम वाला नहीं, देखो 2n² वाला जो मैं आपको पहले बताया कि कौन कितने सेल में कैसा होगा, तो KLMN बोला था। और सबसे पहले बोला था कि किसी भी चीज़ में पहले में कितने होंगे, 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 होंगे, 8 होंगे, फिर ये चलता जाएगा। तो ये मैक्सिमम नंबर कितना था, तो ये मैक्सिमम हमारे पास 8 होते हैं मैक्सिमम। तो ये वाला पॉइंट याद करके जाना। तो ये वाली पॉइंट यहाँ की ठीक थी भाई, समझ आ गया यहाँ पे। तो ये आप इसके एटॉमिक नंबर और साथ साथ में सिंबल भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। कैसे, देखो जैसे कार्बन 6 है, आपको पता है कि ये जो है कार्बन 6 है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, कार्बन को आप 2 और 4 में तोड़ सकते हो। तो कितने चाहिए, 4 चाहिए। 4 तुम चाहे किसी से गेन कर सकते हो या 4 लूज कर सकते हो। तो वही हमारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना 8 होता है, क्या होता है ऑक्सीजन 8 होता है। तो 8 के लिए हमें पहले 2 चाहिए, फिर 6। अब हमें कितने की जरूरत है भाई, 2 की जरूरत है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो हम भाई 2 ले लेंगे। तो ये हमारे पास वैलेंस कितना हो जाएगा 2। जो 8 या पूरे ऑक्टेट नहीं कर पाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो तुम्हारे पास वैलेंस होगा। जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम 11 होता है, तो पहले 2 आया, फिर 8, 1, 10, लास्ट में बच गया 1। तो 1 हम 7 तो किसी से ले नहीं सकते, तो 1 को लूज कर देंगे, ये हमारा वैलेंस होगा। सपोज करो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम 12 है, तो मैग्नीशियम 2 आएगा, 8, 10, और ये हो गया तुम्हारे पास अगला पॉइंट, फिर 2 बचेगा। तो ये 2 ही हमारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आपको एटॉमिक नंबर सही से याद होना चाहिए। समझ गए बात को यहाँ पे। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात हो सकती है आपको इसके अंदर में। और भाई देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है इसे रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आइसोटॉप्स और यूजेस का याद रखना। फिर उसके बाद में 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो यह यूरेनियम होता है, यूरेनियम आइसोटोप होता है जो एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में काम किया जाता है। फिर आइसोटोप जो होता है कोबाल्ट होता है, जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपके सामने इस तरह का आइसोटोप की बात आती है तो आइसोटोप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके MCQ भी बनेंगे। तो इसको बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने कोई और क्वेश्चन छोड़ने की सोची तो छोड़ देना, बट यू डोंट हैव टू लीव दीज क्वेश्चंस बिकॉज इट्स अ टू हाईली इंपॉर्टेंट। ऑल टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है। आप कभी भी कोई से पेपर उठा कर देख लो, इवन आप अभी
जो सैंपल पेपर कह सकते हो, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो 9th का, आप उठा के देख लो भाई, आइसोटोप आइसोबार उसमें भर भर के आया है। और आइसोटोप क्या है आपको देखो, आइसोटोप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब कि यहाँ पे सेम एलिमेंट है और सेम एलिमेंट होने के बाद इसके एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम है, और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का ले लो 17 और 35, क्लोरीन 17 और 37, मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो हमारे पास 17 है और 17 है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है और एलिमेंट भी आपके पास सेम है, ये आइसोटोप हो गया। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, आइसोटोप्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आइसोबार निकल गया क्या, आइसोबार के बारे में हम आगे बताते हैं, समझ गए। ये देखो, अगर ये करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगला पॉइंट है आपके सामने आइसोबार। तो भाई साहब ये जो आइसोबार आइसोटोप थे ये जरूर करके जाना। और आपको पता है कि आइसोबार इज द एटॉमिक ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव द सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड द आइसोबार। तो आप याद रखना कि भैया जो ऊपर वाले पर्सन है वो आइसोबार, मतलब एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास जो होते हैं सबके बराबर होते हैं और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, ऐसे आइसोबार, तो ये होता है आइसोबार, ठीक है भाई। यहाँ पे आइसोबार, तो इतना याद रखना कि जो भाई बंदे बियर बार में होते हैं, जो भी वो होते हैं, तो वो सारे इक्वल माने जाते हैं। कोई कम नशा करे, ज़्यादा नशा करे, सब इक्वल माने जाते हैं। तो इस तरह से याद रखना आइसोबार। तो लास्ट का फॉर्मेट याद रख लेना बार, क्योंकि देखो आपको ट्रिक तो खुद ही बनानी पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से मैंने खुद बना रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हो। आइसोबार मतलब कि टॉप नंबर जो होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अरे याद आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, एक बार एनसीईआरटी पढ़ी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं पढ़ी है फिर भी कमेंट करके बताना, जिससे कि और तो पता लगे तुम्हें किस चीज़ के क्वेश्चंस कराया जाए और कितना वैल्यूएबल कराया जाए। अब प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 9th में हो ना, प्लीज़ यार आप अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना, ठीक है। 10th में फुल सपोर्ट मिलेगा, 90+ की गारंटी अपनी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, चलो भाई आगे हो गया यहाँ पे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ गए। ये क्वेश्चंस आपको भैया बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। महंगे इन द सेंस, अगर आपको एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की वैल्यू नहीं पता है तो भाई ये क्वेश्चंस आपको महंगे पड़ सकते हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात है, आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। आपको 2 पॉइंट याद रखना यहाँ पे, जो भी चीज़ें होती हैं, कि सबसे पहले कि ये 5वां, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैनाल रे रदरफोर्ड वाला, ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया। ड्यूटेरियम वाला है एक, ये 9th वाला करके चलना। और यहाँ पे 9th के बाद यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद इसमें से कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। शॉर्ट में देखो, यहाँ पे शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या हाईली इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आप मार्क करो दिस वन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप और आइसोबार के बीच में डिफरेंस आपने पीछे ऊपर मैंने बता ही दिया, क्या ट्रिक याद रखना है और 2 मिनट में आपको कैसे एग्जाम में ला के पटक देनी है। समझ रहे हो बात को? तो एक ये याद रख लेना, यहाँ से सफिशिएंट हो जाएगा आपका। उसके बाद में 2 पॉइंट और याद रखना कि एलिमेंट सेल वाला क्वेश्चंस, कि एलिमेंट सेल वाला क्वेश्चंस कौन सा है, हाउ डज द प्रोटॉन डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, ये छोड़ो यहाँ से। मेरे हिसाब से आप एक ये करके जाना 17 वाला, एक ये कर लेना आप 9 कैसे, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एल सेल, वही वाला KLMN। आपको पता है पहला 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, जो रिमेनिंग बचेगा इससे पहले बताया, प्लीज़ आप उसे पढ़ लेना क्योंकि अभी आपके पास वक्त कम है, ठीक है भाई। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ और इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना है जो आपके यहाँ पे 20 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं, क्या MCQ भी आपको करवा दिया जाए, यस या नो, प्लीज़ आप बता देना। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी करके चलो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आने के चांसेस है। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन तीसरा कर लेना और तीसरे के अंदर जो B दे रखा है ये तो भैया आपका रामबाण है, यहाँ से आना ही आना है। उसके बाद चैप्टर
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, और 9 करने के बाद 11 कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोबार वाला, क्योंकि आपको बताया था मैंने अभी कि क्या किया जाता है इन एक्सपेरिमेंट। जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट एज ए कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल न्यूक्टर, इसके जो न्यूक्टर जो हमारे फ्यूल बनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है परमाणु बम बनाने में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको जब तक परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये इस एफर्ट्स को आप प्लीज़ अपने लिए फ़ायदा निकालना और आगे बढ़ना और अपने दोस्त यार में शेयर करना। कोई दिक्कत परेशानी हो, आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप का, आप उसे ज्वाइन कर लेना। आप टेंशन फ्री रहना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।